Good morning, all of you. Today, I will deliver the lecture on the topic, the classification of Article 14. अनुच्छेद 14 कहता है, Article 14 permits the class registration. Article 14 permits the classification and it prohibits the class registration. हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है तथा वर्ग विधान का निषेध करता है। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है और विधान का निषेध करता है। क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में कहा गया था, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, राज्य किसी नागरिक को विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करेगा ना। लेकिन कहा गया कि वर्गीकरण किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मीन्स वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए, रीजनेबल वर्गीकरण होना चाहिए। अगर रीजनेबल वर्गीकरण नहीं है तो वह असंवैधानिक होगा। मीन्स वर्गीकरण जो किया गया हो वहाँ पर समानता हो सकती है, वर्गीकरण में असमानता हो सकती है, लेकिन देखा जाना चाहिए तो वर्गीकरण मनमाना तो नहीं है। वर्गीकरण अगर मनमाना है तो वह असंवैधानिक माना जाएगा, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 14 परमिट्स द क्लासिफिकेशन एंड इट प्रोहिबिट्स द क्लास रजिस्ट्रेशन। कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण मतलब यह है जैसे समान कहीं कहीं असमानता की जा सकती है। एक ही व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गया, कोई राष्ट्रपति हो गया, उसी में एक सामान्य व्यक्ति भी है, तो क्लासिफिकेशन वहाँ हो सकता है। एक वर्ग के लोगों के बीच एक तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक। और लेकिन उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। उसमें असमानता है तो जो है युक्त वर्गीकरण होना चाहिए। जो वर्गीकरण किया गया हो वो क्या हो, रीजनेबल हो। ये नहीं कि एक ही तरह के लोगों के लिए दो विधि बनाई जाए, एक ही तरह के लोगों के लिए दो विधि बनाई जाए। जब दो तरह के लोग हैं तो वहाँ क्लासिफिकेशन किया जाएगा। पर्वतीय संवर्ग के लोग हैं, पर्वतीय के लिए नियम बना सकता है, मैदानी के लिए अलग नियम बनाया जा सकता है। अगर पर्वतीय में ही दो तरह का नियम बना दिया जाए, क्या होगा? असमानता होगी। तो ऐसी असमानता होने के कारण वह वर्ग विधान का निषेध करेगा। मीन्स जो विधान बना है उसमें जो है असमानता है, तो वो क्या करता है? प्रोहिबिट्स करता है, मना करता है, जैसा वर्गीकरण नहीं किया जाए। ठीक, तो कहा गया है कि इसमें दो मैगजीम हैं। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? बोधगम्य अंतरक का, बोधगम्य अंतरक। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। पहला क्या है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित है। इसका मतलब क्या है बताते हैं।
इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, बोधगम्य अंतरक पराधारित। वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? बोधगम्य अंतरक पराधारित होना चाहिए। जो कि वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, जो कि एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों तथा वस्तुओं तथा दूसरे वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों वस्तुओं के बीच विभेद करता हो। एक वर्ग का व्यक्ति है तो एक तरह का वर्गीकरण होगा, दूसरे तरह का है तो दूसरा वर्गीकरण होगा, ठीक। लेकिन बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर। वर्गीकरण देखने में सही दिखाई दे, अगर गलत है तो मनमानापन है, तो समता के नियम के विरुद्ध है और ऐसा संवैधानिक माना गया ऐसा नियम, ठीक है। तो वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों वस्तुओं तथा दूसरे वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों वस्तुओं के बीच विभेद करता हो, मीन्स दोनों में अलग अलग हो। एक तरह के व्यक्तियों के साथ एक विधि, दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के साथ दूसरी विधि बनाई जा सकती है। वहां समानता होने पर भी वह समता के नियम के विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर अयुक्त वर्गीकरण है, रीजनेबल नहीं है, तो ऐसा वर्गीकरण समता के नियम के विरुद्ध होने के नाते असंवैधानिक माना जाएगा, ठीक। इसका दूसरा नियम कहता है कि अंतरक तथा उसके उद्देश्यों में तर्क संगत संबंध होना चाहिए। अंतरक तथा उसके उद्देश्यों में जिस उद्देश्य के लिए कोई अधिनियम बनाया गया है उसमें तर्क संगत संबंध होना चाहिए। मीन्स अगर किसी के लिए प्रति संवर्ग के लिए विधि बनाई गई, किस उद्देश्य से बनाई गई, क्योंकि प्रति लोग जो है अत्यंत दुरूह स्थिति में रहते हैं, उनके लिए उतनी सुविधा नहीं है जितना कि मैदानी वर्ग के लोगों के लिए है। विभिन्न ढंग के वहां पर वातावरण है ना, तो इस तरह से जिस उद्देश्य के लिए अधिनियम बनाया गया है उसमें एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए, जो कि जिसको कि प्रश्नगत अधिनियम बनाकर विधानमंडल प्राप्त करना चाहता है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति अधिनियम बनाकर विधानमंडल प्राप्त करना चाहता है, हमारा संसद या विधायिका प्राप्त करना चाहता है, उसके उद्देश्य था उसके संबंध उसमें तर्कसंगत संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो दो नियम है, अगर दो नियम के विरुद्ध है, समता के नियम के विरुद्ध होने के कारण कानून अयुक्त तथा मनमाना होगा, ठीक। तो दो आधारों पर आधारित होना चाहिए, और एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों वस्तुओं तथा दूसरे वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों वस्तुओं की मध्य विभेद करता हो। और दूसरा नियम क्या है क्लासिफिकेशन का? अंतरक तथा उसके उद्देश्य में तर्क संगत संबंध हो जाए, लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक। जो कि अधिनियम प्रश्नगत अधिनियम जो है किसी नियम को बनाकर विधानमंडल जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें दो नियम है, इस पर आधारित है। अब इसके पश्चात जब एक क्लासिफिकेशन आया, इसके पश्चात समता के नियम के नए आयाम विकसित किए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नया नियम इसमें प्रतिपादित किया गया। अगर वर्गीकरण किया जाता है कि किस आधार पर विभेदकारी है, किस आधार पर विभेदकारी नहीं है, केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न समय पर व्याख्या किया है। तो विभिन्न केसेज आए, जिसको आप देखिए, ठीक है। पहला है टीपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। टीपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। या 1974 सुप्रीम कोर्ट। टीपी रोयप्पा से स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़
चंद्रचूड़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समता का नियम एक गतिशील अवधारणा है। उसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। इसमें क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया कि समता एक गतिशील अवधारणा है जिसके अनेक रूप एवं आयाम है। समता कैसा है? एक गतिशील अवधारणा है, मतलब समानता स्थापित करना गतिशील अवधारणा है, मतलब ये चलता रहता है, ठीक, जिसके अनेक रूप एवं आयाम हैं। इसे सिद्धांत था व्यवहारवाद की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। जो कुछ भी मनमाना है, जो कुछ भी नियम के विरुद्ध है, वह समता के नियम के विपरीत होने के कारण असंवैधानिक होगा और अयुक्तिक माना जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रतिपादित किया? समता एक गतिशील अवधारणा है, ठीक, समता एक गतिशील अवधारणा है जिसे सिद्धांतवाद तथा व्यवहारवाद की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, ठीक। जो कुछ भी मनमाना है समता के नियम के विरुद्ध माना जाएगा, ठीक। मनमानेपन का नियम जो है किसी भी कार्रवाई को निषेध करता है। अगर कोई चीज मनमाना है समता के नियम के विरुद्ध होने के कारण जो है असंवैधानिक माना जाएगा, अयुक्त माना जाएगा। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस ईपी रॉयपर तमिलनाडु के बाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया हाईकोर्ट के बारे में, जिन्होंने समता के नियम को नया आयाम दिया, न्यू डायमेंशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी उन्होंने विकसित किया। जो संकीर्ण विचारधारा पीछे चली आ रही थी, उन्होंने नया यहाँ गतिशील अवधारणा है। वर्गीकरण में भी वर्गीकरण किया जा सकता है, और वर्गीकरण है अगर युक्त तो है तो मनमाना नहीं माना जाएगा, ठीक। और दूसरा इसी में बहुत लीडिंग केस आई मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस। मेनका गांधी का नाम सुने होंगे आप? यस सर। मेनका गांधी आपके सुल्तानपुर के सांसद हैं। ही वॉज द वेरी रिनाउंड फिगर, बहुत ही रिनाउंड फिगर है। उन्होंने केस किया उसको वही एक लीडिंग केस बन गई है। संविधान में एक नया आयाम विकसित हुआ उससे, जो दरवाजा बंद था दरवाजा खुल गया, उससे बहुत सी चीजें विकसित हुई, ठीक। पूरा मीन्स उन्होंने गंगा की धारा को बदल दिया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस भगवती। ये लिखने का तरीका है भगवती जस्टिस, जे लिख दिया जाता है, जे हो जाता है जस्टिस भगवती, ठीक। तो जस्टिस पीएन भगवती ने इसी सिद्धांत को पुनर्व्याख्यायित किया है, रिफॉर्मुलेट किया है इसी सिद्धांत को, जो कि ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जिस नियम को बताया गया उसी सिद्धांत को जस्टिस भगवती ने पुनः मान लिया। उनकी बात को पुनः दोहरा दिया कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा किया गया निर्णय पूरी तरह से सही है कि समता एक गतिशील अवधारणा है, इसे अनेक रूप एवं आयाम है, इसे सिद्धांत तथा व्यवहारवाद की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। और बिल की ऐसी कार्रवाइयाँ जो कि मनमानापन के रूप में है, अयुक्तिक है, उसे जो है अगर उसमें कोई अयुक्तता है, मनमानापन है, तो समता के नियम के विरुद्ध होने के नाते उसका जो है विभेदकारी माना जाएगा, ठीक। तो रिफॉर्मुलेट किया न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के निर्णय को, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु के निर्णय को जस्टिस पीएन भगवती ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में पुनः दोहराया वही निर्णय,
कि जस्टिस चंद्रचूड़ का कथन एकदम सही है कि समता गतिशील अवधारणा है, रोका नहीं जा सकता है। अगर कोई चीज मनमाना है तो वहां पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है जो आर्टिकल 14 में जो संकीर्णता थी वो ओपन हो गई। मनमानापन के विरुद्ध जो नियम था उसको आगे विभिन्न निर्णयों के द्वारा उसकी व्याख्या की गई। आगे केस आती है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डीएस नकारा डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस जो है 1983 की है, सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में तथ्य था, इसमें कानून एक बना था जो कि वर्गीकरण करता था। तो न्यायालय ने कहा कि वर्गीकरण है कि नहीं है इसमें। अगर वर्गीकरण सही है तो सही है, नहीं तो मनमानापन है। सेंट्रल सर्विसेज रूल्स जो कि बना हुआ था, इसमें पेंशन भोगी पहले के सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगी तथा बाद में निवृत्त होने वाले जो सेंट्रल सर्विसेज रूल्स बना था, इसके पहले के पेंशन भोगी, रूल्स बनने के पहले के और रूल्स बनने के बाद के पेंशन भोगी, दोनों में कहा गया कि अंतर है, दोनों में अंतर है। तो इसको चुनौती दी गई, उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई सेंट्रल सर्विसेज रूल्स को ही, कि पहले रिटायर होने वाले पेंशन भोगी तथा रूल्स बनने के बाद के रिटायर होने वाले पेंशन भोगी, दोनों के मध्य जो है वर्गीकरण किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन वर्गीकरण विभेदकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों वस्तुओं तथा दूसरे वर्ग में व्यक्तियों वस्तुओं के बीच विभेदकारी होना चाहिए। नहीं मीन्स एक वर्ग के व्यक्ति अलग हैं, दूसरे वर्ग के व्यक्ति अलग हैं, तो उनमें किया जा सकता है अंतर। एक वर्ग है उनके लिए अलग नियम, दूसरे वर्ग के लोग हैं तो अलग नियम बनाया जा सकता है। तो कोई पूर्व के रिटायर होने वाले पेंशन भोगी तथा बाद के रिटायर होने वाले पेंशन भोगी के संबंध में इस अधिनियम को चुनौती दी गई, सेंट्रल सर्विसेज रूल्स को। तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है, यह वर्गीकरण अयुक्त तो नहीं है, क्योंकि पहले वाले उनको ज़्यादा फैसिलिटी थी, बाद वाले पेंशन भोगियों को कम फैसिलिटी दी गई। तो बाद वालों ने पहले वालों न्याय इस सेंट्रल सर्विसेज रूल्स को चुनौती दिया कि पहले का नियम यह था, वही नियम हम पर भी लागू होना चाहिए। न्यायालय ने कहा नहीं, एक वर्ग में शामिल व्यक्तियों तथा दूसरे वर्ग में शामिल की गई व्यक्तियों वस्तुओं के मध्य भेद किया जा सकता है, क्योंकि वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। ठीक, अगर वहां पर कानून मनमाना नहीं है और वर्गीकरण युक्तिक आधार पर किया गया है, तो समता के नियम के विरुद्ध किसी ढंग से नहीं है और वो संवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, द डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस नियम को चुनौती दी गई, जो कि न्यायालय ने कहा नहीं संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि वर्गीकरण सही आधार पर किया गया है। ठीक, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, इस आधार पर नोट्स बनाइए। इसके बाद इसमें दूसरी महत्वपूर्ण केस आई मिथु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में आईपीसी की धारा सेक्शन 303 को विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी, कि विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी।
क्योंकि आईपीसी धारा 303 को इस वाद में खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता था, प्राण देह जिनकी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता था। इसमें कहा गया था कि ऐसे अपराधी जो कि जेल में रहकर किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं, ऐसे अपराधी जो कि जेल में रहकर किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं, ठीक, आजीवन कारावास की सजा पाए हुए हैं, किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं, तथा ऐसे अपराधी जो कि अपराधी हैं, मृत्युदंड के अपराधी हैं, मर्डर के चार्जेस के अपराधी हैं, ठीक, और बाहर हैं, न्यायालय में मीन्स जेल में निरुद्ध नहीं है, जेल में बंद नहीं है, वो भी बाहर है, उन पर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। सजा क्या हो सकती है? आजीवन कारावास से मृत्युदंड। सजा का क्या हो सकती है? आजीवन कारावास से मृत्युदंड हो सकती है। तो इनके बीच कहा गया कि इनके बीच क्या वर्गीकरण किया जा सकता है? क्योंकि न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सजा भोग रहे थे उसमें इन्होंने मृत्युदंड कार्य किया, ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा दी ही जाएगी, क्योंकि एक अपराध की चार्ज था, उसके दौरान उन्होंने मृत्युदंड कार्य किया। ऐसे व्यक्ति जिन पर मृत्युदंड का चार्ज है, जिनको अगर न्यायालय द्वारा पनिशमेंट दिया जाए, हो सकता है कि आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड हो, दोनों हो सकता है। लेकिन पहले वाले क्या हो सकता है, उनको मृत्युदंड ही दिया जाएगा, क्योंकि एक चार्ज अपराध के चार्जेस थे उन पर, उसके दौरान उन्होंने मृत्युदंड कार्य किया था जेल में रखे किसी व्यक्ति की। तो कहा गया कि यहाँ पर जो वर्गीकरण किया जाएगा, वर्गीकरण युक्त होगा, उनके बीच विभेद किया जा सकता है, उनके बीच विभेद किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि आजीवन कारावास ही दे दिया जाए, क्योंकि इसके लिए मृत्युदंड आजीवन कारावास दोनों की सजा विहित है, ठीक। तो कहा गया कि वो इसमें वर्गीकरण किया जा सकता है इस केस में न्यायालय में, ठीक। और दूसरी इसके बाद केस आई उच्चतम न्यायालय की दूसरी केस आई प्रदीप जैन बनाम भारत सरकार। प्रदीप जैन वर्सेस प्रदीप जैन वर्सेस CIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। प्रदीप जैन वर्सेस इसमें क्या था, इसमें MS तथा MD परास्नातक के स्टूडेंट थे, उनको जो है डोमिसाइल के आधार पर, अधिवास के आधार पर, कहा गया अधिवास के आधार पर किसी को रिजर्वेशन देना ये तो संगत नहीं है, क्योंकि किसी को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उनको योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। मात्र अधिवास के आधार पर किसी का MD MS में प्रवेश पा जाना यह जो है न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि वो अपनी योग्यता से आए और योग्यता के आधार पर उनका चयन होना चाहिए। केवल डोमिसाइल के आधार पर कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, वो झारखंड के हैं, वो बिहार के हैं, इस आधार पर जो है उनको डोमिसाइल अधिवास के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर वो जो है उनको रिजर्वेशन नहीं दिया सकता है, उनको MD MS में अधिक सीटें नहीं प्रदान की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि यहाँ जो वर्गीकरण जो किया जाएगा, यहाँ पर वर्गीकरण क्योंकि सही नहीं है कि अधिवास के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम बिहार के हैं, हम झारखंड के हैं, इस ढंग का वर्गीकरण नहीं किया सकता है। कहा गया कि हर व्यक्ति रहने वाले एक समान है और डोमिसाइल के आधार पर किसी को MD MS में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा वर्गीकरण जो है विभेदकारी है और मनमाना है। इसलिए किसी व्यक्ति का MD MS में प्रवेश शिक्षण संस्थान में एडमिशन जो है
डोमिसाइल के आधार पर नहीं किया जाएगा। डोमिसाइल के आधार पर किया जाता है तो वहाँ युक्तियुक्त वर्गीकरण नहीं माना जाएगा, और युक्तियुक्त वर्गीकरण न होने के कारण समता के नियम के असंगत होगा, जो कि असंवैधानिक होगा। ठीक है, यहाँ डोमिसाइल के आधार पर जो है एमडीएमएस में प्रवेश से उच्चतम न्यायालय ने वंचित कर दिया। अगली केस है सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। सुदर्शन कुमार चड्ढा। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। हिंदू लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदू लॉ में सेक्शन 9 में है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, इसको क्या कहा जाता है? 9 को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का मतलब दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन मीन्स क्या है? दाम्पत्य एक दूसरे से साहचर्य नहीं है उसमें, तो पुनर्स्थापित किया जाता है। किसके आधार पर? आर्टिकल 9 के आधार पर। एक दूसरे से अलग रह रहे हैं बिना किसी कारण के, और एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो जिला न्यायालय में आवेदन दे करके वह आर्टिकल 9 के सेक्शन 9 के अंतर्गत पुनः एक दूसरे से के समय पुनः आ सकते हैं, पुनः विवाह को स्थापित कर सकते हैं। किसी कारणवश उनके बीच मनमुटाव हो गया, ठीक, इस तरह से दोनों पार्टियां अलग अलग रह रही हैं। तो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यह अधिकार देता है कि पुनः विवाद को स्थापित करके पक्षकार एक दूसरे के साथ रहें। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का सेक्शन कौन? 9। कौन सेक्शन है? 9। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का सेक्शन 9 जो है, इसमें कहा गया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का सेक्शन 9 जो है यह अनुच्छेद 14 के नियम का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 के नियम का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किसी भी ढंग से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का किसी ढंग से उल्लंघन नहीं है। ठीक है, यह समता के नियम के विरोध में नहीं है, क्योंकि कहा गया इसके परवर्तीवाद एक इसके पहले केस आई टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया। टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया, लिख लीजिए केसेस को। वेंकट सुब्बैया, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट। टी सरिता वेंकट सुब्बैया में क्या प्रतिपादित किया गया था? टी सरिता वेंकट सुब्बैया का वाद था, इन्होंने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट का आर्टिकल सेक्शन 9 जो है अनुच्छेद 14, 19, 21 के विरोध होने के कारण असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया के केस में कि हिंदू मैरिज एक्ट का 9 सेक्शन 9 आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 के विरोध में है, इसलिए सेक्शन 9 को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या है? असंवैधानिक है।
ठीक है। लेकिन बाद के निर्णय में कौन निर्णय है? सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो सेक्शन 9 किसी भी ढंग से अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन नहीं करता है। यह किसी ढंग से न तो समता के नियम के विरोध में है, न तो स्वतंत्रता के नियम के विरोध में है, न तो प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के विरोध में है। ठीक है। इसलिए सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा की केस में 30 सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया के निर्णय को उलट दिया गया। कहा गया कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किसी भी ढंग से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो कानून बनाया गया है विभेदकारी नहीं है। यहाँ पर वर्गीकरण किया जा सकता है और वर्गीकरण युक्त होने के नाते समता के नियम के विरुद्ध नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा के केस में कहा कि सेक्शन 9 ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट which is restitution of conjugal right does not infringe the right of equality, the right to freedom and the right of life and personal liberty। किसी भी ढंग से उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए संवैधानिक है। इस प्रकार से वर्गीकरण जो किया गया है वह कैसे युक्त है, कैसे मनमाना है, कैसे सही है, इस आधार पर वर्गीकरण को जो है सही बताया गया। तो आर्टिकल 14 का वर्गीकरण हम आपको बता रहे थे। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।